नमस्कार। इंडियन न्यूज़ के चर्चा इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी मौजूद हैं और आज उनसे चर्चा करेंगे यूसीसी पर। परमानंद पांडे जी, आपका इंडियन न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। पांडे जी, सबसे पहला, पूरे देश में एक चर्चा चल रहा है जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि एक घर में दो कानून नहीं होना चाहिए, तो उस पर बहस छिड़ गया है और मसौदा तैयार हो रहा है। क्या है यूसीसी का पूरा आप जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। ये कोई नई बात प्रधानमंत्री ने नहीं कही है। संविधान निर्माताओं ने ये धारा 44 के अंतर्गत ये कहा गया है जो कि स्टेट को, राज्य को ये पहल करनी पड़ेगी कि किसी भी तरह से यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए देश में। इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत पुरजोर कहा था, कि ढंग से कहा था कि जब तक यूसीसी नहीं लागू होगी तब तक कई चीज़ें यहाँ पर विसंगतियाँ बनी रहेंगी। इसी आधार पर उन्होंने कहा था कि जो हिंदू कोड बिल जो 1955 में आया था, शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर यूसीसी लागू हो गई होती, यानी समान नागरिक संहिता कानून लागू किया गया होता। यूनिफॉर्म सिविल कोड न लागू करने के कारण इस देश में कई जगह कई चीज़ों में विसंगतियां बनी हुई हैं। और यूसीसी का मतलब होता है जैसे विवाह के मतलब पर, जैसे तलाक के मसले पर, जैसे गार्जियनशिप एक्ट माने लोगों को कैसे किस दर पर दत्तक पुत्र बनाया जाए या दत्तक पुत्री दिया जाए, दत्तक नियम लिया जाए, कैसे संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने का, ये चीज़ें हैं। 2-3-4 चीज़ें जो हैं इससे मिली जुली जो हैं, जिस पर समान नागरिक संहिता की ज़रूरत है, ऐसा संविधान निर्माताओं ने कहा था। लेकिन प्रधानमंत्री के बाद इस पर थोड़ा जोर पकड़ने लिया है। और अभी तो जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसने 14 जून से ये एक लोगों को पूरे हिंदुस्तान में ये कहा है कि 14 जुलाई तक आप अपने मंतव्य दीजिए कि क्या यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का लागू की जानी चाहिए या नहीं लागू की जानी चाहिए। अगर लागू की जानी चाहिए तो किस रूप में और क्यों लागू की जानी चाहिए, इसके बारे में भी बताएं। पांडे जी, एक सवाल आता है, लगातार जो मुस्लिम संगठन है, जो बड़े संगठन है और जो देश के सारे मुस्लिम उनकी बात सुनते हैं, उनके द्वारा अभी जो मसौदा तैयार हो रहा है, जो उनके द्वारा पत्र मंगाया गया है, तो सीधा सीधा विरोध की बात आ रही है। ऐसा क्यों? देखिए, जब ये यूसीसी की बहस चल रही थी संविधान सभा में, तब भी ये विरोध चल रहा था। अगर ये विरोध न चलता तो संभवतः इसको आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में न रखना पड़ता और ये फंडामेंटल राइट के तरह पर रख दिया जाता। लेकिन उस समय भी विरोध था कि यूसीसी को नहीं माना जाना चाहिए। इसके पीछे 2 कारण हैं। देखिए, हम कहते हैं कि वो मुसलमान लोग कह रहे हैं कि शरिया कानून को लागू किया जाना चाहिए, यानी हमारी शरीयत में ये दिया है कि एक व्यक्ति को 4 महिलाएं रखने का अधिकार है। तो ये 4 महिलाएं रद्द करने का अधिकार है। केवल यूसीसी में ये बात को कही गई कि 4 महिलाएं आप नहीं रख सकते हैं। कि ये बात न तो सिख है, न बौद्ध है, न जैन है, न ईसाई हैं, न पारसी हैं, न हिंदू हैं। ये कोई भी 4 पत्नियों के लिए नहीं कहता है। हर धर्म जो है इसका विरोध करता है। लेकिन इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो कहता है कि नहीं, आप 4 पत्नियां रख सकते हैं। दूसरी बात और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो तलाक की बात है, वैसे तो तलाक अपने यहाँ था नहीं, लेकिन हिंदुज़म, जैनिज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़म, पारसियन और क्रिश्चियनिटी में ये तलाक की बात जो कही गई है, तलाक के पीछे एक ग्राउंड बनाया गया है। आधार क्या होंगे, किस आधार पर तलाक ले जाए। और ये अधिकार न केवल पुरुष को दिया गया है बल्कि महिला को भी दिया गया है कि किस आधार पर आप तलाक ले सकते हैं। इस्लाम में ये अधिकार केवल पुरुष को दिया गया है कि वो तलाक ले सकता है। अभी तक तो आपने देखा होगा कि फिलहाल तक की स्थिति थी कि महिला पुरुषों को ये तक अधिकार दिया हुआ था, कहते थे, शरिया में लिखा गया है कि आप एक व्यक्ति
चाहे तो 3 बार तलाक बोले किसी औरत को और तलाक मान लिया जाएगा। जी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 3 बार तलाक देने को गलत माना जाएगा और वो उसको उसकी वैधता नहीं है। तो अब जी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज को फिर भी कहा है कि 3 बार तलाक बोलने से, यानी तलाक 3 बार बोलने यानी कि जब वो माहवारी की स्थिति से 3 बार गुजर चुके, तो तीनों बार अगर महीने में कहा जाए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तो वो तलाक वैलिड मान लिया जाएगा, वैध मान लिया जाएगा। फिर भी ये अधिकार केवल पुरुषों को दिया गया है, ये महिलाओं को नहीं दिया गया है। जबकि ये इस्लाम को छोड़ करके क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, पर्शियन और हिंदू रिलीजन में ये अधिकार दोनों ही को दिया गया है। इस्लाम चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, इस्लाम को छोड़ो। चूंकि पांडे जी आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है, हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या समान कपड़े, समान जो नियम अगर बनेंगे तो ऐसा कुछ कंडीशन रहेगा क्या कि नहीं, आपको इसी जो यूसीसी के नियम से फॉलो करना सभी को? देखिए बौद्ध जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि इस ढंग की शंकाएं लोगों के मन में बनी पड़ी हैं। ऐसी कोई बात यूसीसी के अंतर्गत नहीं है कि जो इसको लेकर के कह रहे हो कि आपको समान ढंग का खाना खाना होगा। अरे हमको चावल की रुचि है तो चावल खाएंगे, जिसको रोटी की रुचि होगी रोटी खाएगा, जिसको मक्के की रोटी अच्छी लगती हो मक्के की रोटी खाएगा, जिसको गेहूं की रोटी अच्छी लगती हो। तो इस पर खान पान पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई इस ढंग की बात नहीं कही गई। चूंकि खान पान, पंडित जी मैं रोकना चाहूँगा, खान पान के अलावा जो धार्मिक जो मान्यताएं है, क्या उस पर भी पाबंदी लगेगी? नहीं, ये तो समान नागरिक संहिता। देखिए बौद्ध जी, 2 चीजें हैं। एक तो नागरिक संहिता हो गई, एक क्रिमिनल, मतलब ये है कि आपराधिक संहिता हो गई। तो अपराध संहिता में आप देखेंगे कि शरिया में लिखा गया है कि एक व्यक्ति जो चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा और सिद्ध हो गया है कि उसने चोरी किया है, तो उसका हाथ काट लिया जाएगा। आप बताइए कि जब इस चीज को इस्लाम कहता है और हमारे देश के सारे मुसलमान इस बात को तैयार होते हैं कि नहीं, हम वही कानून मानेंगे जो इंडियन पीनल कोड कहता है, जो सीआरपीसी कहती है, उस चीज को हम मानेंगे, तो समान नागरिक संहिता के कानून को लागू करने में उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये जो आपत्ति की बात उठाई जा रही है, एक ऐसा वर्ग है जो चाहता है कि किसी न किसी तरह से लोगों की भावनाओं को भड़काया जाए, उठाया जाए और इससे देश में एक विरोध की स्थिति पैदा की जाए। सच बात तो यह है कि अगर इसको लागू कर दिया जाता है तो इसमें मुसलमानों की बहुत सारी ऐसी आबादी होगी जिसको खुद इस चीज़ से बहुत सुकून मिलेगा कि समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर देता हूँ, आप किसी को अगर मान लीजिए दत्तक पुत्र बच्चा नहीं पैदा होता है, तो अगर वो किसी को दत्तक पुत्री या पुत्र को अडॉप्ट करना चाहता है, उसको लेना चाहता है, गोद लेना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में इस्लाम में मनाही है कि आप गोद नहीं ले सकते। लेकिन अगर ये समान नागरिक संहिता लागू हो गई तो गोद लेने की आपको मनाही नहीं रह जाएगी, आप ले सकते हैं। ऐसे ही संपत्ति के अधिकार के मामले में इस्लाम में स्त्री को कोई संपत्ति के अधिकार की बात नहीं कही गई है। जो बात कही गई है वो एक आधे से भी आधे की बात कही गई है कि उसमें उतना लड़की को मिलेगा। लेकिन अगर ये समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो स्त्री को भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितना एक बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और हिंदू महिला को अधिकार मिलता है, उतना ही अधिकार उसको मिलेगा। तो बहुत सारा ऐसा वर्ग होगा जो मुसलमानों का भी इस चीज़ से बहुत संतुष्ट रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ ऐसा वर्ग है, पुरुषवादी वर्ग है, जो इस चीज़ को भड़काता है और कहता है कि नहीं, समान नागरिक संहिता से हमारे खान पान तक पर रोक लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। केवल कुछ मसलों में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। खान पान से, रहन सहन से, शादी विवाह किस ढंग से किया जाएगा, इस पर कोई बात नहीं।
पांडे जी, एक चीज देखने में आ रही है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक घर में दो कानून नहीं होने चाहिए, उसके बाद से बहस छिड़ गई है। और एक चीज देखने में आ रहा है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी चुनाव के वक्त ऐसा कोई मुद्दा लाती है तो क्या इसे राजनीति रंग दिया जा रहा है कि राजनीति? चूंकि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, ये सब इनके समर्थन में, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ अन्य दल है। तो क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है कि इसमें राजनीति की जाए? देखिए, बहुत अच्छी एक बात बताएं कि इसमें कोई राजनीति अगर देख रहा है तो ठीक है, लेकिन हम और आप राजनीति के तौर पर हम लोगों को लाभ नहीं देखना इसका है। बहुजन समाज पार्टी तो आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का अगर उनकी सीटें भले न मिली हो लेकिन वोट परसेंटेज में कोई कमी नहीं आई है, वो बराबर का। इसका मतलब कि उनका व्यापक प्रभाव है। तो अगर वो इस चीज़ का समर्थन करते हैं तो निश्चित रूप से उनको ये मालूम है कि जिस वर्ग को वो का प्रतिनिधित्व करते हैं उस वर्ग में इसको लेकर के कोई विरोध नहीं है। अब राजनीति है तो राजनीति माने भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है, कांग्रेस भी राजनीति करेगी और कम्युनिस्ट पार्टियां भी राजनीति करेंगी। जाहिर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की हाँ में हाँ कांग्रेस करती मिलाती चलेगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। लेकिन कांग्रेस को भी अपने विरोध करना होगा, कांग्रेस को भी अपनी विरोध की राजनीति को बोलना होगा और अपनी भूमिका खड़ी करनी पड़ेगी। ये देशव्यापी स्तर पर। लेकिन कुछ राज्यों में कांग्रेस जो है वो सत्ता में है तो कांग्रेस को उसी ढंग से अपनी बात को सोचना पड़ेगा। तो राजनीतिक तौर पर हम राजनीतिक चश्मे से हम इसको नहीं देख रहे हैं। एक सामान्य नागरिक होने की हैसियत से मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से ये निश्चित रूप से तमाम लोगों को लाभ होगा। इसमें मुसलमानों में भी बहुत वर्ग ऐसा हो, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इससे लाभान्वित होंगे और इस चीज़ को इसको समझ लीजिए कि स्वागत करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको वेलकम करेंगे। लेकिन अब राजनीतिक चश्मे से कोई इसको देख रहा है तो एक अलग बात हुई है, वो उसका देखना अलग बात है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी राजनीति करता है, हर नेता अपनी राजनीति चमकाता है। अगर चमकाने के लिए कर रहा है तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा क्या कारण मानते हैं कि कुछ ही लोग जो पुराने जो संगठन के, जैसा मुस्लिम संगठन के जो पुराने लोग हैं, उनका लगातार बयान आ रहा है कि ये गलत हो रहा है, कि भारत में ऐसा नहीं था अब होने जा रहा है। चूँकि मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी है और हिस्ट्री में मैंने पढ़ा है कि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस यूसीसी को लेके पहुँचे थे तो नेहरू जी ने कड़ा विरोध किया था। तो ये क्या है पूरा कहानी, आप बताएंगे, चूँकि आप सुप्रीम कोर्ट अब आप देखिए, ये आपने ठीक ही बताया कि यूसीसी को लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो हम जिनको आप बताएं कि एक मनीषी के तौर पर बात करते हैं, ऋषि की तरह से थे, जिनका चिंतन और मनन जो है देश की जनता के, और वो मिजाज को समझता था। आज 70 और 80 साल बाद भी जिन चीज़ों को हम नहीं सोच पा रहे हैं, जिसको लेकर के पूरे देश में विरोध हो रहा है, से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 70-80 साल पहले इस चीज़ को सोच लिया था और उन्होंने कहा था। उन्होंने इस देश के विभाजन को लेकर के, उन्होंने इस देश में और धर्मों के प्रति लेकर के उन्होंने एक चीज़ को बात को कही थी। इसी नाते उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति को समूल नष्ट करने की बात कही थी, जिससे कहा था कि अगर जातियां समूल रूप से नष्ट नहीं होंगी तब तक मतभेद मूलक एक भेदभावपूर्ण समाज बना रहेगा और ऐसे समाज को खत्म करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों में समता मूलक समाज की स्थापना की जाए। उसी संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता, अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को और आईपीसी को सारे मुसलमान इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं कि पहले तो ये है कि मान लीजिए किसी महिला को अगर कह दें कि अगर ये ये समझ लीजिए कि इसके साथ ये दुष्चरित्र महिला है, तो इस्लाम में तो कहते हैं कि उसको चौराहे पर खड़ा करके पत्थर फेंक करके मार दंडित किया जाए। क्या ये संभव है? ये किसी सभ्य समाज में इस ढंग का इस दंड देना संभव है और ऐसा होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए और न यह संभव है तो निश्चित तौर पर ऐसे ही समाज में हमको समान नागरिक संहिता की बात करनी चाहिए, जिससे कि उन महिलाओं को जिनके साथ भेदभाव होता है, जिनको तलाक देते समय 3 बार तलाक दे दिया और फिर कहा जाता है कि नहीं अब आप हो गए, तलाक के बिद्दत पर तो रोक लग गई लेकिन 3 तलाक पर रोक नहीं लगी है। इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि सरिया में तक ऐसी स्थिति को नहीं अगर रोका गया तो समाज वाकई
बहुत संकीर्ण होता जाएगा और इस संकीर्णता को दूर करने के लिए आवश्यक है कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। और मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक मनीषी के तौर पर मानता हूं और उनकी बात से पूरी तरह से सहमत और उसका मैं स्वागत करता पांडे जी, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, इतने साल से वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने देखा है कि भारत में अगर यूसीसी लागू हो जाता है और उसकी बात चल रही है, लेकिन जब आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे वहाँ लागू है, वहाँ के मुसलमानों को तकलीफ नहीं है, तो यहाँ के मुसलमानों को क्यों? ये तो आपने एक ऐसा सवाल उठाया ना कि जिसका जवाब देना लोगों के पास कठिन है। अगर आप बताइए कि इस देश का जो कानून, जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अमेरिका में लागू है, वहाँ कोई मुसलमान उसका विरोध नहीं करता है। इंग्लैंड में लागू है, जर्मनी में लागू है, जापान में लागू है, तो वहाँ कोई विरोध नहीं है। तो केवल भारत में ही इसका क्यों विरोध है? और ये सोच के चलिए कि ये कानून पूरी तरह से जो 56 इस्लामिक देश हैं वहाँ पर भी कोई इस ढंग का विरोध नहीं है। वो भी कहते हैं कि हमारा जो कानून है, शरिया के जो कानून को उन्होंने लागू किया है, जिस हद तक लागू किया है, लेकिन वहाँ भी क्रिमिनल कोड में काफ़ी ढील दी गई है और कहा गया है कि नहीं, तुम लोगों को भी ये छूट की है। तो अगर ये सब चीज़ें हो सकती हैं तो निश्चित तौर पर ये राजनीतिक दुराग्रह है और राजनीतिक दुराग्रह के कारण ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं जिसका कि हर सुधी जन को, हर व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए और समान नागरिक संहिता का, यूसीसी का समर्थन करना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। पांडे जी, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे इंडियन न्यूज़ के साथ, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अभी चर्चा जारी है। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी, उनसे चर्चा जारी रहेगी यूसीसी पर। तो आप वक्त हो चला है ब्रेक का। सर्व सुविधा युक्त महिमा हॉस्पिटल उदय, जहां होगा आपका विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा बेहतर इलाज, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बीपी, शुगर एवं हृदय रोग, चर्म रोग, गुप्त रोग, कान नाक गला संबंधित रोगों का 24 घंटे इलाज, घर पहुंच, एम्बुलेंस की सुविधा। पता मेन रोड उदय, संपर्क 07782673711, 9907127097, 9285005609। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी मौजूद है और हम उनसे चर्चा जारी रखे यूसीसी पर। पांडे जी, पुनः स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पांडे जी, मैं आपसे पहला सवाल मेरा रहेगा ब्रेक के बाद का कि अगर यूसीसी भारत में लागू होता है तो इसके क्या फायदे होंगे? बौद्ध जी, अगर समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा तो इससे फायदे जहाँ तक हैं तो एक तरह का कानून लागू हो जाएगा पूरे देश में। 2-3 तरह के कानून इस देश में नहीं चलेंगे। लोगों को अभी तक तो ये कहा जाता है कि जैसे विवाह की उम्र, मान लीजिए अभी क्या 18 साल लड़कियों की है और 21 साल उम्र है लड़कों की जी। लेकिन शरिया कानून के तहत प्यूबर्टी माने जैसे ही वो रजस्वला होती है लड़की, हो सकता है 10 साल में हो जाए, हो सकता है 11 साल में हो जाए या 12 साल में होगा, रजस्वला होते ही उसकी शादी का विधान है। अब जब ये यूसीसी लागू हो जाएंगे तो चाहे वो हिंदू की औरत लड़की हो या मुसलमान की लड़की हो, चाहे या जैन की लड़की हो, बौद्ध की लड़की हो, पारसी की लड़की हो, क्रिश्चियन की लड़की हो, सबको 18 साल की उम्र पर ही विवाह करने का अधिकार होगा। वैसे ही लड़कों के लिए ये उनको ये अधिकार होगा कि वो 21 साल की उम्र तक विवाह नहीं कर सकेंगे, 21 साल की उम्र के बाद ही विवाह कर सकेंगे। तो ये इसमें गलत क्या है? ये तो ये फायदा ही फायदा है। हर एक स्त्री को अगर मान लीजिए 13 या 14 साल की लड़की की शादी कर दी जाती है तो वो निश्चित तौर पर बच्चे पैदा करने लगेगी और बच्चे पैदा करने से देखेंगे कि आप उसके स्वास्थ्य पर कुपोषित पड़ेगा, न खुद वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएगी, न बच्चों को ठीक से शिक्षा दे पाएगी। तो पहला लाभ तो यही होगा कि यूसीसी लागू होने के बाद विवाह की उम्र जो है वो समान होगी, एक समान होगी और उस समान उम्र का एक परिणाम अच्छा होगा कि लड़की की अच्छी शिक्षा होगी, लड़के की अच्छी शिक्षा होगी, उनका जीवन स्तर सुधरेगा, वो सोचने और समझने की क्षमता उनके अंदर विकसित होगी जैसे कि और जातियों में और धर्मों के लोगों में है। तो ये पहला तो लाभ यही हो गया। और दूसरा लाभ एक चीज़ देख लीजिए कि अगर मान लीजिए लड़की और लड़के पर दोनों को ये बात रहेगी कि वो कोई भी विवाह जो करते हैं और विवाह के बाद अगर तलाक लेते हैं तो उनके ऊपर ये बोझ रहेगा, क्योंकि अभी की स्थिति है कि वो मेंटेनेंस दें या न दें, कोई वो गुजारा भत्ता दें स्त्री को या न दें,
और जी। तलाक ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो आएगा, देश की जो मुसलमानों की आबादी है, उनकी आधी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लाभान्वित होगा, और वो जी। पुरुष जो है उसको किसी भी तरह से तलाक देने के लिए बार बार सोचेगा कि तलाक दिया जाए कि ना दिया जाए। अभी तक तो कुछ भी नहीं, आप छुट्टे होकर के किसी ढंग से चाहे उस ढंग से कर सकते हैं। तो दूसरा तो यही सबसे बड़ा लाभ होगा कि जिस जी। ढंग से कि वो इस चीज़ को सोचेंगे जी। कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा लाभ ये होगा कि जी। ऐसे एक यूसीसी का लागू होने के बाद वो जी। समान रूप से एक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, यूनिवर्सल एजुकेशन का जो सिस्टम है, वो यूनिवर्सल एजुकेशन के सिस्टम को वहाँ भी ले सकेंगे। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि वो धार्मिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकेंगे। धार्मिक शिक्षा तो हर व्यक्ति को ग्रहण करने का अधिकार है, लेकिन वो अगर रहेगा, एक उनके अंदर जागरूकता आएगी, तो ऐसी शिक्षा ग्रहण करेंगे जिससे कि समाज में सारे लोग जो है उससे लाभान्वित होंगे। ये तो जो मोटे मोटे तौर पर बताएं कि छोटे मोटे लाभ तो अलग जाएंगे, उन पर बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लंबी फहरिस्त हो जाएगी, लेकिन ये तो छोटे एक लाभ होंगे जो मोटे मोटे तौर पर दिखाई दे रहे। नुकसान की जहाँ तक बात आप करें, जी 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 हाँ, नुकसान का क्या नुकसान हो सकता है? जी कि नुकसान की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, मेरी अपने व्यक्तिगत समझ के अनुसार इसमें कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज़ की बात सोच सकते हैं कि लोगों के अंदर ये भय उत्पन्न, मान लीजिए अगर हो गया कि नहीं मुझे साथ भेदभाव किया जा रहा है और हमको अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, तो उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। और असुरक्षा की भावना जो आप देश में एकता और अखंडता को बढ़ाना चाहते हैं, देश को और मजबूत स्थिति में ले आना चाहते हैं, तो जब ये भीतर से असुरक्षा की भावना घर कर जाएगी तो वह सहायक होने के बजाय और नुकसानदायक हो जाएगी। इन्हीं दो चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और इस चीज़ को बहुत कायदे से समझाने की ज़रूरत है, और इस चीज़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वक्तव्यों को ठीक ढंग से ले आकर के लोगों के बीच में बताना पड़ेगा कि देखिए, अगर ये ढंग से लागू किया जाता है तो इस तरह से समाज का, पूरे समाज का लाभ होगा। पूरे समाज के लाभ के बाद मुसलमानों का लाभ होगा और दूसरे लोगों को भी लाभ मिलेगा, उसका वो प्रयोग कर सकते हैं। पांडे जी, जिस प्रकार, पांडे जी मैं आपको रोकना चाहूँगा, जिस प्रकार एनआरसीसी का विरोध हुआ था, तो क्या मुस्लिम संगठन फिर से विरोध में बैठेगा, ऐसा आपको लगता है? अब देखिए, अगर आप मान लीजिए मानसिकता बना चुके हैं कि हमको विरोध में बैठने की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर ऐसी स्थिति आएगी ठीक ढंग से विस्तार से बताया गया तो नहीं बैठेगा, क्योंकि धारा 370 लागू होने के बाद भी ये बात लोगों को कही जा रही थी कि नहीं, 4 लोग भी समर्थन के लिए वहाँ पर नहीं मिलेंगे धारा 370 के समर्थन में। लेकिन देखा कि नहीं आपने कि वहाँ आए दिन पथराव होता रहता था, आए दिन वहाँ गाड़ियाँ उलट जाती थी, मर जाते थे लोग। लेकिन उसके धारा 370 लागू खत्म करने के बाद वहाँ कोई इस ढंग का विरोध नहीं हुआ। निर्वाचन भी हो गया जी, वहाँ निर्वाचन। तो हमारे यहाँ एक चीज़ बता दें कि हम लोगों के दिमाग में ये बात घर कर गई है, और लोगों को अनावश्यक घर कर गया है कि इस ढंग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सत्य बात तो यह है कि उन्हीं मुसलमानों में जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, उनमें भी बहुसंख्य ऐसे लोग हैं जो यूसीसी के समर्थन में है, और वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कानून हो जिससे उनको खुद वंचित होना पड़े कई लाभ से। पांडे जी, मेरा एक सवाल रहेगा, अगर यूसीसी लागू हो जाता है, समान नागरिकता संहिता लागू हो जाती है भारत में, तो जो आरक्षण है, रिजर्वेशन का लाभ, कोई प्रभाव पड़ेगा? बौद्ध जी, इसमें देखिए, आरक्षण के लाभ के मामले में 2-3 चीज़ें आपको बहुत स्पष्ट होनी चाहिए जी। आरक्षण का लाभ आप देखेंगे, जब वो आरक्षण की बात कही गई है तो धारा जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत कही गई है, उसमें क्या कहा गया कि ये विषमता खासतौर पर ये हिंदुओं में है। हिंदुओं में कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई शूद्र है, कोई किस ढंग से है, और तो और छोड़ दीजिए, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि ब्राह्मणों में बहुत ऐसे लोग हैं जो अछूत हैं। जैसे महाब्राह्मण जो कहते हैं कि वो पूजा कराते हैं किसी के मरने के जी। वो उनको कहते हैं, उनको अछूत की स्थिति में रखा गया, वो किसी ब्राह्मण के घर पर ही नहीं जा सकते हैं, वैसे ब्राह्मण हैं। तो ऐसे लोगों को भी रख दिया गया, उनको भी रिजर्वेशन का लाभ मिला है।
ये जाति विभेद जो है, खास तौर पर ये रोग है, ये केवल हिंदू समुदाय में रहा है। इस चीज को डॉक्टर अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में खास तौर पर इस चीज को लिखा है कि इस नाते आरक्षण का लाभ केवल उन हिंदुओं में जो ऐसा वर्ग है जो वंचित रहा है, सदियों से, शताब्दियों से, दशकों से वो पीड़ित और वंचित रहा है, जिनके लाभ को, जो लाभ से नहीं ले पाए हैं, उनको ये लाभ मिलता रहेगा और इसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि ये तो जब तक आप एक समता मूलक समाज की स्थापना नहीं कर लेते हैं तब तक तो कहीं बात नहीं। अब तो मुसलमानों में भी कुछ जगहों पर ऐसा है कि 2-3-4% रिजर्वेशन की बात कई जगह रहने लगी है। वो आर्थिक आधार पर कह रहे हैं कि इनका, क्योंकि मुसलमानों में ऐसा जातिगत आधार पर कोई विभेद नहीं है। वो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के यहाँ शादी विवाह सब कुछ कर सकता है। लेकिन हिंदुओं में ये रोग जरूर व्याप्त रहा है कि वो कहते हैं कि ब्राह्मण की शादी जो है शूद्र के घर नहीं होगी, शूद्र के घर की शादी ब्राह्मण या राजपूत के यहाँ नहीं होगी। हालांकि अब धीरे धीरे ये चीज़ें घट रही हैं। जब घट रही हैं और समाप्त हो रही हैं तो जाहिर है एक समता मूलक समाज बनेगा, तब की बात अलग होगी। लेकिन अभी तो ये स्थिति है कि गैर बराबरी बनी हुई है। इस नाते आरक्षण पर यूसीसी का कोई असर नहीं पड़ेगा। पांडे जी, आप इंडियन न्यूज़ के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शॉर्ट में आप संदेश दीजिए। देखिए बौद्ध जी, अगर मेरा संदेश मानना चाहते हैं लोगों को, मेरा तो यही एक निवेदन है कि आप यूसीसी के पक्ष में इस चीज़ को लोगों में जन समर्थन तैयार करें और लोगों को जो भ्रम पैदा है, जो भ्रम की स्थिति बनी है, वो भ्रम को दूर करने की कोशिश करें कि नहीं यूसीसी से कितना लाभ हो सकता है। और अगर सचमुच किसी को लग रहा है कि बहुत उससे नुकसान हो रहा है तो सामने खुल करके आए और बताए कि क्या नुकसान हो रहा है। मेरी समझ से तो मुझे कुछ ऐसा कोई नुकसान नहीं दिखा रहा। इस नाते आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों से ये कहूँगा कि वह एक जागरूकता अभियान चलाएं और जागरूकता फैला करके लोगों को ये बताएं कि यूसीसी लागू होने से क्या लाभ हो सकते हैं, अगर नुकसान हो सकते हैं तो उसके बारे में भी बताएं, जिससे कि सरकार अभी तो वो प्रारूप तैयार कर रही है, ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जिससे कि उस ड्राफ्ट में उसका पूरी तरह से हल रखा जा सके और उसको जोड़ा जा सके उस चीज कानून में। पांडे जी, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी, जिन्होंने यूसीसी पर कई जानकारी दी और उन्होंने बताया कि यूसीसी लागू होने से मुस्लिम के साथ साथ अन्य धर्मों को भी लाभ मिलेगा। तो हम आज चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नए चर्चा के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।